आशुतोष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष भारतीय संविधान का एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको नाम टॉपिक का क्लियर हो जाना चाहिए कि नाम क्या है। नाम मैंने आपको बताया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, दो शब्द इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला संघ और दूसरा राज्य। आपको पता होगा हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र भी हैं और एक सशक्त केंद्र सरकार भी है। तो दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अस्तित्व में कैसे आए और हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले संघ शब्द को क्लियर करते हैं। संघ क्या है या संघ और राज्य अस्तित्व में कैसे आए। दोस्तों, संघ शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से हुई है। आपने बोर्ड पे लिखा है संघ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो क्या इस बात को समझा जाए कि राज्य के बीच समझौते का परिणाम संघ है? नहीं, भारत के परिपेक्ष में अगर इस बात को कहा जाएगा तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले संघ शब्द की पूरी उत्पत्ति हमें समझना पड़ेगा कि संघ शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संघ शब्द सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में शामिल किया। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का स्वरूप कैसा है? संघीय स्वरूप है। संघीय स्वरूप का मतलब वहां पर अमेरिकी संघ में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और राज्यों ने समझौता करके यह निर्णय लिया कि हम एक सशक्त केंद्र का निर्माण करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण मसले, सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले देखेगा। अन्य सभी आंतरिक मसले राज्य सरकारें देखेगी, अर्थात अन्य सभी आंतरिक मसले राज्य के अधीन होंगे और केंद्र कुछ महत्वपूर्ण मसले देखेगा जो राज्यों के बीच समझौते में निर्धारित किया गया। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ। अमेरिकी संघ का निर्माण कब हुआ? अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ 1787 में। बोर्ड पे आप देख सकते हैं 1787 में अमेरिकी संघ का गठन हुआ। तो दोस्तों, अमेरिकी संघ का गठन हुआ 1787 में और अमेरिका, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला देश है जिसने अपने देश में लिखित संविधान की व्यवस्था प्रारंभ की और अमेरिका में ही संघ शब्द को सबसे पहले जगह दी गई, जहां पर संघ शब्द का अर्थ क्या है? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम। संघ क्या है? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो संघ शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और जानते हैं संघ शब्द के बारे में। 1787 में अमेरिका का गठन हुआ। अमेरिका एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों, एक और संघ का गठन हुआ, कनाडाई संघ का। कब हुआ? कनाडा संघ का निर्माण 1867 में किया गया। तो दोस्तों, क्या कनाडा भी ठीक वैसा ही संघ है या कनाडा में भी ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई? नहीं, अगर ऐसा कहा जाएगा तो यह गलत होगा, क्योंकि कनाडा एक ऐसा संघ है जहां पर राज्यों ने समझौता करके उसका निर्माण नहीं किया। कनाडा में पूरा देश एक है और प्रांतों में बटा है प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो दोस्तों, कनाडाई संघ जिसका निर्माण 1867 में हुआ, वह पूर्णतः भिन्न था किससे? अमेरिकी संघ से, जिसका गठन 1787 में किया गया। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा देश आजाद कब हुआ?
15 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान पूर्णतः लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और संविधान सभा के समक्ष दो विकल्प मौजूद थे कि संघ शब्द का कौन सा स्वरूप अपनाया जाए। संघ शब्द का वो स्वरूप अपनाया जाए जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था, या ऐसी संघीय व्यवस्था अपनाई जाए जो कनाडा ने 1867 में अपनाई थी। तो दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्या कहा? हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को सबसे पहले प्रेफरेंस देना होगा, सबसे पहले महत्ता देनी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी मुश्किल से हमें आजादी मिली है, अगर हम आजादी के बाद उस देश को, अपने भारत देश को अखंड और एक नहीं रख पाए, तो हमारा उद्देश्य जो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, कनाडाई संघ की एक विशेषता है, यहाँ पे पूरा देश एक है, अखंड है और राज्यों में बटा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा और गारंटी प्रदान नहीं की गई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि राज्य की, देश की एकता और अखंडता को संरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए कनाडाई संघ को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा, और हम लोगों ने भी कनाडाई मॉडल पर आधारित संघीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश में संघ शब्द का उपयोग तो हुआ है, लेकिन हमारे देश में संघ शब्द का मतलब राज्यों के बीच समझौता नहीं है। हमारे यहाँ संघ का मतलब क्या है? हमारे यहाँ संघ का मतलब है राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन पूरा देश एक है और राज्यों में बटा है प्रशासनिक सुविधा के लिए, और संघ सरकार सशक्त है, ज्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकार की तुलना में। तो दोस्तों, यही बात अनुच्छेद 1 में कही गई है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जो मैंने आपको बताया। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि राज्यों के संघ का क्या मतलब है। राज्यों के संघ का मतलब है कि पूरा देश एक है और राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। अर्थात भारत सरकार या संसद चाहे तो 28 राज्य की बजाय 5 राज्य भी बना सकती है, और चाहे तो 5 राज्य के स्थान पर 15 राज्यों का भी निर्माण कर सकती है। इसके लिए उसे संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की आवश्यकता तो की गई है, लेकिन उसकी सलाह मानना या ना मानना कोई बाध्यता उसके ऊपर नहीं है। अर्थात भारत की संसद अपनी इच्छा पर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो दोस्तों, संघ का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संघ का मतलब क्या है। भारत एक यूनियन है, इंग्लिश में समझा जाए, फेडरेशन नहीं है। यूनियन आपको लिखा भी होगा, यूनियन। यूनियन का मतलब है एक, एकात्मकता। पूरा देश एक है, अखंड है और राज्यों में बटा है प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है अर्धसंघात्मक। प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में, भारत एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था वाला देश है, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जीएस पेपर 2 में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अर्धसंघात्मक क्यों कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, और उसके लिए 3 पृथक सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जिसपे संघ सरकार कानून बनाती है या शासन करती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार शासन करता है या कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं या शासन का अधिकार रखते हैं। अर्थात यह कहा जाए कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अर्थात हमारे यहाँ राज्य भी और केंद्र भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए स्वतंत्र हैं, वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। जिन जिन विषयों के अधिकार उन्हें दिए गए हैं
उन पर वह कानून बनाने के लिए, शासन चलाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो सामान्य परिस्थिति की बात हुई। सामान्य परिस्थिति में हमारा देश एक संघ है, एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, राज्यों का संघ है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आपको पता होगा हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक कुछ आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और वह कैसे प्रावधान है? 352 से 360 ये कैसे प्रावधान है? आपातकालीन, मैंने बोला आपातकालीन मतलब सामान्य परिस्थितियों में यह उपयोग में नहीं आते। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। आगे मैं आपको विशेष रूप से एक चैप्टर बताऊंगा आपातकाल का, लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि संदर्भ इसका आया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, अर्थात कभी अगर किसी देश द्वारा भारत पर युद्ध या वायु आक्रमण किया जाए तो भारत सरकार अपने देश में क्या कर सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अनुच्छेद 356 में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, जिससे आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। राष्ट्रपति शासन शब्द बहुत बार उपयोग में, न्यूज में आता रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर राज्य का प्रशासन या राज्य का सरकारी तंत्र या सरकारी मशीनरी काम करने में विफल हो जाए तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा या स्वयं चुने गए किसी प्रतिनिधि द्वारा राज्य पर शासन चलाता है। तीसरी बात क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। दोस्तों, तो आपातकालीन परिस्थिति जो मैंने आपको बताई, इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार का जो पहले से ही शक्तिशाली है उसका राज्य पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और राज्य सरकार केंद्र के अधीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अगर ये कहा जाए हमारा संघात्मक ढांचा जो है सामान्य परिस्थिति का, वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? वह एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संघात्मक एक और एक और एकात्मक है। इसीलिए हमारे देश के संविधान में जो शब्द उल्लेख है संघ, वह संघ वास्तव में कैसा है? वह संघ वास्तव में अर्ध संघात्मक है। सामान्य परिस्थितियों में तो संघ है, लेकिन आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों में वह एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम भारत को एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहते हैं, जिसका मतलब है क्वासी फेडरल। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 आपको क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न का आपको और दिमाग में आपके आना चाहिए, आपको उत्तर मिलना चाहिए, क्या भारतीय संघ में राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार है? नहीं दोस्तों, राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा और गारंटी प्रदान नहीं की गई है। केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली है और राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता उतनी ही सीमा तक है जितनी देश की एकता और अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 आपके सामने क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? देखते हैं थोड़ा सा। संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन। दोस्तों, अनुच्छेद 2 लाकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मदद की हमारे देश के लिए। कैसी मदद की? हमारे देश की मदद ऐसे की कि भारत सरकार भविष्य में अगर किसी क्षेत्र को या किसी राज्य को जो देश का हिस्सा नहीं है, अगर भारतीय संघ में शामिल करना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। उसके लिए उसे संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको जानकारी भी होगी कि हमारे देश में आजादी के बाद कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है, जैसे राज्यों के पुनर्गठन वाले अध्याय में मैंने आपको बताया गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है दोस्तों, जहां पर क्या था? पुर्तगाली शासन था। पुडुचेरी जहां पर फ्रांसीसी शासन था, और सिक्किम जहां पर चोग्याल वंश का शासन था। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया। इन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया
कब किया गया? आजादी के बाद। किस अधिकार से किया भारत सरकार ने? वह अधिकार कैसे प्रदान किया गया भारतीय संसद को? वह अधिकार भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 2 के द्वारा सीधे प्रदान किया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन के माध्यम से। उसके लिए संसद को किसी संविधान संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक प्रवेश और एक गठन। तो दोस्तों, प्रवेश का मतलब क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश संघ में करे सरकार। नए राज्यों का प्रवेश ऐसे राज्यों के बारे में बताता है जो पहले से अस्तित्व में है और भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उनको भारत सरकार भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। दूसरी बात, गठन। गठन, नए राज्यों का गठन मतलब क्या है? नए राज्यों का गठन मतलब यहाँ पे है ऐसे क्षेत्र जो राज्य के रूप में गठित नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उनको भारत सरकार गठित कर सकती है और संसद द्वारा साधारण विधेयक लाकर उसे भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत में कभी भविष्य में अगर कोई देश शामिल होना चाहता है, जैसे तिब्बत या नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश या कभी कोई भी देश अगर भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहता है, उसके प्रति इच्छा जाहिर करता है, तो भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, वह अनुच्छेद 2 की शक्ति का प्रयोग करके उसे भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया होगा, ये अनुच्छेद 2 बताता है। तीसरा, अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। तो दोस्तों, भारतीय संघ के शब्द यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे भारतीय संघ के शब्द का मैंने अंडरलाइन भी किया है। मतलब ऐसे क्षेत्रों के में परिवर्तन हो सकता है जो ऑलरेडी भारतीय संघ का हिस्सा है, अर्थात भारत के राजनीतिक मानचित्र को अगर खोलकर देखिएगा, जितनी भौगोलिक सीमा भारत की है उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन करना है तो ऐसा परिवर्तन करने के लिए संसद स्वतंत्र है, उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है और वह काम संसद साधारण विधेयक के माध्यम से कर सकती है। अर्थात आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कल अगर भारत सरकार चाहे या संसद चाहे तो 5 राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके लिए उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा या अनुच्छेद 3 में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब अनुच्छेद 3 की शक्ति का उपयोग करके संसद किसी राज्य के क्षेत्र को काटकर एक दूसरा राज्य बनाती है या 2 से अधिक राज्यों को काटकर एक तीसरे राज्य का निर्माण करती है या किसी राज्य के क्षेत्र को घटा देती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देती है, तो ऐसा संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में ऐसा करने की शक्ति उसे प्रदान की गई है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा करने के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अगर नहीं ली गई अनुमति तो पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जिस राज्य के क्षेत्र को कम या ज्यादा किया जा रहा है या परिवर्तित किया जा रहा है, संबंधित राज्य की अनुमति, संबंधित राज्य की अनुमति से क्या तात्पर्य है? संबंधित राज्य के विधानमंडल के संदर्भ की आवश्यकता की गई है कि उस राज्य के विधानमंडल के पास राष्ट्रपति उस विधेयक को भेजता है और संबंधित विधानमंडल को एक निश्चित समय के अंदर अपना मत प्रकट करना होता है। तो दोस्तों, अपना मत अगर प्रकट करना होगा तो क्या कोई भी राज्य चाहेगा कि उसके क्षेत्र को कम किया जाए? हाँ, अगर बढ़ाया जा रहा है तो वो सहज तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर कम किया जा रहा है तो वो शायद तैयार हो। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति या संसद को यह अधिकार है कि संबंधित
विधानमंडल ने जो भी मत प्रकट किया हो, चाहे वह इसे स्वीकार करता हो या सहमति प्रकट करता हो या इसके प्रति चाहे संबंधित विधानमंडल इसके प्रति अपनी सहमति प्रकट करे या असहमति प्रकट करे, दोनों ही परिस्थितियों में संसद बिना राज्यों की सहमति या असहमति के भी कदम उठा सकती है। अर्थात भारत की संसद भारत के मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है बिना राज्यों की सहमति के भी। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात करते हैं किसके लिए? केंद्र शासित क्षेत्र के लिए। केंद्र शासित क्षेत्र आपको पता होगा भारत में कितने हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिनमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं और बाकी 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं। तो केंद्र शासित क्षेत्र के अगर सीमा में या नाम में या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य नहीं बनाया गया है कि वह केंद्र शासित क्षेत्र के विधानमंडल का संदर्भ ले। ऐसी अनिवार्यता केवल राज्य के केस में ही की गई है। तो केंद्र शासित क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद बिना केंद्र शासित क्षेत्र की सहमति के कदम उठाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत की संसद पूर्णतः संप्रभु है। किस मामले में? इस मामले में कि वह भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंदर कोई भी परिवर्तन करना चाहती है तो वह उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, संप्रभु है, वह ऐसा कर सकती है और इसके लिए उसे किसी राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है या किसी राज्य के ऊपर वह निर्भर नहीं है। अर्थात अगर एक शब्द में कहा जाए कि भारत की संसद क्या है? भारत की संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। किसकी शक्ति का प्रयोग करके? अनुच्छेद 3। तो इसी शक्ति के कारण क्या कहा गया है? भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ भी कहा गया है। मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ध्यान दीजिएगा, विभक्त राज्य क्यों? क्योंकि ऐसे राज्य हमारे संघ में शामिल हैं जिनके अस्तित्व को सुरक्षा और गारंटी प्रदान नहीं की गई है हमारे संविधान में। और अविभाज्य संघ मतलब ऐसी संघीय सरकार हमारे देश में है, ऐसी केंद्रीय सरकार हमारे देश में है जो कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि संघ सरकार राज्य को तो समाप्त कर सकती है लेकिन राज्य सरकार संघ सरकार को समाप्त नहीं कर सकती, इसीलिए विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है भारत। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूंकि संघीय शब्द या संघ शब्द अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से भी थोड़ा तुलना कर लेते हैं। अमेरिका में क्या व्यवस्था है? अमेरिका में अगर किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वहां की संघीय सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति ली जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में मैंने आपको बताया कि संघ कैसे बना? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। वहां पर संघ राज्यों ने समझौता करके यह निर्धारित किया कि हम एक संघ का निर्माण करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार उसको सौंपेंगे। तो अमेरिका में बिना राज्यों की अनुमति के संघ सरकार कदम नहीं उठा सकती या वहां की संसद कदम नहीं उठा सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसीलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? अमेरिका को आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। मतलब वहां पे ऐसे राज्य अस्तित्व में हैं जो कभी समाप्त नहीं किए जा सकते और ना ही संघ वहां पर समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है आपके लिए जीएस पेपर 2 में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, कि भारतीय संघीय व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय मॉडल की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है और अब आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 200 शब्दों का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या 150 शब्दों का पूछा जा सकता है। आप इसका उत्तर लिख पाने में आप सक्षम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं।
अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 2 मैंने आपको बताया कि ऐसे क्षेत्र को भारतीय संघ में संसद शामिल करना चाहे जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, अर्थात विदेशी क्षेत्रों को। दूसरा अनुच्छेद 3 मतलब संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह कर सकती है। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। उस शक्ति का उपयोग करके भारतीय संसद संविधान के महत्वपूर्ण और विशेष प्रावधानों में संशोधन करती है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है। यह काम केवल साधारण विधेयक के माध्यम से संसद कर सकती है, यह अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 368 ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे हम लोग इसे भी देखेंगे। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन एक अन्य नया चैप्टर हमारे लिए होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों 1 2 3 4 अनुच्छेद 4 आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। 4 तक में ऐसी कुछ भी चीज नहीं आपके सामने आई होगी। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो आपको क्लियर ना हो। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक प्रश्न उठा उच्चतम न्यायालय के समक्ष सन 1960 में, जब ऐसा मामला आया कि भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि बेरुबाड़ी एक जगह थी, पश्चिम बंगाल में था, जो भारत सरकार के अनुसार इस पर पाकिस्तान का नेतृत्व होना चाहिए और इसका निर्णय भारत सरकार ने लिया और अनुच्छेद 3 की शक्ति का उपयोग करके उस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए निर्णय किया। लेकिन इस निर्णय ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया और जिसके कारण भारत सरकार अर्थात राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से संदर्भ मांगा। तो उच्चतम न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया सन 1960 में, जिसे बेरुबाड़ी संघ मामले के नाम से जाना जाता है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 3 की शक्ति का उपयोग करके भारत की सरकार या संसद किसी भारतीय राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर उसे किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। अगर भारत सरकार को यह काम करना है तो उसे अनुच्छेद 368 की शक्ति का उपयोग करके संविधान संशोधन विधेयक पेश करना होगा और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पास कराना होगा। और इसके बाद एक और जजमेंट दिया उच्चतम न्यायालय ने। क्या दिया जजमेंट सन 1969 में कि किसी देश के साथ, सपोज करिए चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण विवाद सुलझाना चाहती है भारत सरकार, तो क्या उसके लिए भी अनुच्छेद 3 की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सीमा निर्धारण विवाद सुलझाने के लिए भारत की सरकार अपनी कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग कर सकती है और उसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सीमा निर्धारण विवाद को सुलझाने के लिए या इस सीमा निर्धारण विवाद को सुलझाने के दौरान कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र या किसी राज्य का कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात भारत का इंच मात्र भी टुकड़ा किसी दूसरे देश में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भारत सरकार करना चाहती है तो उसके लिए उसे संविधान संशोधन लाना होगा। इसमें स्पष्ट किया उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी संघ मामले 1960। ठीक है दोस्तों,
तो अनुच्छेद 1 से 4 तक स्पष्ट हो गया कि कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है तो कैसे दिया जा सकता है। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा। और अगर किसी देश के साथ सीमा निर्धारण विवाद को सुलझाना है तो भी भारत सरकार वह काम कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करके कर सकती है, लेकिन कंडीशन यह है कि उसमें किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को ना सौंपा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 रहा, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा भी जा सकता है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, तो नोट कर लीजिएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 मैं लिख दे रहा हूं। कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। क्या है यह संविधान संशोधन? इस संविधान संशोधन में यह किया गया कि भारत और बांग्लादेश की सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कुछ विदेशी क्षेत्र अर्थात कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश की सीमा के अंदर हैं उनको भारत सरकार अधिग्रहित करेगी और बांग्लादेश की सरकार भारत के कुछ अंतर क्षेत्रों का अधिग्रहण करेगी। तो यह समझौता किया गया, जिस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए क्या किया गया? संविधान संशोधन विधेयक लाया गया संसद में और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया। जिसके तहत क्या हुआ? जिसके तहत आप ये जान लीजिए 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया और 51 अंतर क्षेत्र को भारत सरकार ने अधिग्रहित किया। और इस अधिग्रहण में क्या आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? इस अधिग्रहण को क्रियान्वित करने के लिए, वास्तव में स्वरूप धरातल पर लाने के लिए हमें संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता थी, जो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्लियर हो गया होगा। बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों को लिया गया और भारत में कुछ क्षेत्रों को सौंपा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र आपके सामने मैंने आपको क्लियर किया। मैं पूरे जोश के साथ आपके लिए वीडियो लाकर प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।